टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में जामिया हबीबिया मदरसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नकली नोट छापने की खबर मिलने के बाद जब इन मदरसे में छापेमारी की गई तो कई आपत्तिजनक किताबें मिली है। राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताने वाली भी एक किताब मिली है, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक महाराष्ट्र एसएम मुशर्रफ ने लिखी है। इस किताब का शीर्षक है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। वहीं जब इस पूरे मामले वर्ल्ड मीडिया टाइम ग्राउंड ज़ीरो पर यहां जानकारी लेने पहुंची और साथ ही मदरसे के क्लर्क मोहम्मद अतीक से बात की तो उन्होंने इस सारी जानकारी ना होने की बात कही और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पूर्व कार्यवाहक प्रिंसिपल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। मूल पुस्तक उर्दू भाषा में लिखी है, जबकि इसका हिंदी अनुवाद वाली किताब है। ये पुस्तक कार्यवाहक प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल अरफीन के कमरे से मिली है। सूत्रों के मुताबिक कार्यवाहक प्रिंसिपल मुतवल्ली मोहम्मद तफसीरुल आरफीन ये पुस्तक पढ़ता था। तफसीरुल के कमरे में से कई आपत्तिजनक साहित्य मिले हैं। कार्यवाहक प्रिंसिपल कमरे से स्पीड पोस्ट की पर्चियां भी मिली है। पर्चियों के आधार पर पुलिस एड्रेस वेरिफिकेशन कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या नकली नोट कहीं इन पर भी तो नहीं भेजे जाते थे। मदरसा जामिया हबीबिया करीब 84 साल पुराना मदरसा है, जो बगैर मान्यता के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पर संचालित हो रहा है। मदरसे की पहली मंजिल पर एक कमरे में 100 के नकली नोट छाप रहे थे और पुलिस ने मदरसे में जहां मास्टरमाइंड ज़हीर खान, कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसीरुल आरफीन व अन्य को गिरफ्तार भी किया था। प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के ये जामे हबीबिया मदरसा है, जहां नकली नोट का कारोबार होता था और यहां 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और यहां पर पूरी तरह से प्रिंटर लगाकर और यहां पर छपाई होती थी। 100 की नोटों की छपाई होती थी और आप देख सकते हैं यहां ऊपर इसी कमरे में किसी में एक में से यहां वो तफसीरुल आरफीन और जाहिर अफजल और चारों लोग यहां पर मिलकर नोट छापा करते थे। फिलहाल अब एक और मामला सामने आया है, जिसमें मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसीरुल आरफीन के कमरे से कुछ आपत्तिजनक साहित्य मिले हैं, जो कि आरएसएस के खिलाफ है और आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बता रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद अतीक हैं, जो यहाँ क्लर्क हैं। ये बताइए, यहाँ से एक साहित्य बरामद हुआ है जो आरएसएस के खिलाफ है, आपत्तिजनक है, क्या कहेंगे? यहाँ से बरामद हुआ है, ये भी हम लोगों को कोई इल्म नहीं, कोई भी साहित्य या कोई नोटों के बारे में भी इल्म नहीं है कि नोटों, लेकिन यहाँ से सारी चीजें बरामद हुई थी, नोट छापने की मशीन से लेकर नकली नोट तक बरामद हुए थे। कितना गलत मानते हैं और अब जो साहित्य पाया गया है इसको कितना गलत? नहीं नहीं, साहित्य वगैरह जो पाया गया है ना, कभी देखा देखा भी नहीं। इतनी 75 साल की उम्र में मैं देखा भी। देखिए, जो साहित्य है उसमें आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है। इस तरह के साहित्य अगर मिलते हैं, देशद्रोही की श्रेणी में आता है, लोगों को भड़काने वाले साहित्य हैं, इसके खिलाफ क्या कहें? क्या कहें, अगर ऐसा है तो गलत है। क्या लगता है जो यहाँ पर किस किस तरह की पढ़ाई होती है? क्या ये साहित्य भी पढ़ाए जाते हैं इस तरह के यहाँ पे? नहीं, इस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़ाई है यहाँ किस तरह की पढ़ाई आती यहाँ। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है, यहाँ पर वो आपके संस्कृत कॉलेज स्कूल्स में क्या होता है, बच्चे यहाँ पे दीनी तालीम पढ़ाई होती है। है? क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से ये साहित्य आपत्तिजनक मिला है, इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर है तो होना चाहिए। क्या मांग आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस पे कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से ये मदरसे के लिए? ये तो सरकार जो करे, क्योंकि तो सरकार के तो ऊपर है। अगर आपने ऐसा इसके बारे में पहले से किसी को जानकारी दी और अभी नहीं, कुछ? कोई जानकारी नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। क्या आप लोग ऊपर इतने साल से उनकी फैमिली वो रहते थे, आप लोग ऊपर जाते थे? कभी नहीं, हम लोग जाते ही नहीं थे। हाँ, क्योंकि ये मोहम्मद अतीक थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जैसे तफसीर आरफीन वगैरह रहते थे ऊपर, मगर मदरसे में ऊपर कोई भी नहीं जाता था और जो साहित्य यहाँ से अगर बरामद हुआ तो उनका कहना है
उस पर भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अब जी जांच का विषय है और पुलिस इस पर आगे जांच कर रही है और आगे क्या इसमें और रुख आते हैं वो देखने वाली बात होगी। मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में एक बैठक हुई जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता क्लब के संस्थापक संरक्षक वीरेंद्र पाठक ने की और साथ ही अध्यक्ष दिनेश तिवारी के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। साथ ही बीते दिनों एक पत्रकार के उत्पीड़न को लेकर भी चर्चा हुई, जबकि कहीं उसने खबर प्रकाशित नहीं करी और सत्यापन के लिए जब पुलिस से बात की गई तो उस पर अफवाह फैलाने की बात कही गई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के ग्रुप में उसने सत्यापन के लिए जबकि डाला था और कहीं प्रकाशित भी नहीं किया था। साथ ही ऐसे में कई मामलों पर चर्चा की गई है और पत्रकारों के लिए आज तक कोई ऐसा तंत्र पुलिस ने नहीं बनाया जिससे अफवाह पर रोक लग सके और पत्रकार को सही जानकारी प्राप्त हो सके और खबर का सत्यापन हो सके। ऐसे में इस पूरे मामले पर क्या कुछ बात हुई और चर्चा हुई और क्या कुछ कहना है क्लब के संरक्षक वीरेंद्र पाठक का, आइए दिखाते हैं क्लब की आपको। एक बैठक हुई जिसमें अध्यक्ष श्री दिनेश तिवारी जी का प्रस्ताव आया जिस पर चर्चा की गई। यह प्रस्ताव यह था कि हम पत्रकारों के लिए एक बड़ी समस्या काफी दिनों से खड़ी हुई है। इस संबंध में प्रत्यावेदन पूर्व कमिश्नर श्री रमेश शर्मा जी को भी दिया गया कि हमारे पास कोई सूचना आती है तो उसको जांच करना हो तो हम कैसे करें, किस तरीके करें। पुलिस उस जानकारी को वेरीफाई नहीं करती और ना ही उसका कोई जवाब देती है, ना ही कोई व्यवस्था पुलिस ने बनाई है कि आप वहां फोन करके ये जांच लें कि अमुक खबर सही है या गलत है, और अगर गलत है तो उसमें क्या गलत है और अगर सही है तो क्या सही है। आज इस पर चर्चा हुई और वार्ता हुई कि एक ऐसी ही खबर आई थी जिसमें एक पत्रकार को पुलिस ने बहुत प्रताड़ित किया, जबकि वह खबर ना ही किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चली, ना ही कहीं प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने ग्रुप में पूछा सिर्फ कि ये खबर है, कृपया इसको जांचे। इसके बाद पुलिस द्वारा लगातार उसकी प्रताड़ना हुई। इसके बाद आज हम लोगों ने इस पर एक क्षोभ प्रस्ताव पास किया है। साथ ही हम यह मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश में पुलिस के जो आला अफसर हैं उनसे भी, कि आप हमारी समस्याओं को समझें और गलत खबर को न चलने दें। हम पत्रकार यह चाहते हैं कि कोई भी गलत खबर न चले और उसके लिए यह जरूरी है कि हमारे पास जो सही और गलत सूचनाएं आती हैं हम आपसे पूछें, आप कृपया उसको कंफर्म करें कि यह गलत खबर है, तब हम उस खबर को गलत करके रोक पाए। और अगर कोई भी गलत खबर आप कंफर्म नहीं करते तो यह जानिए कि जानबूझ के उस खबर को अफवाह के रूप में फैलाना संबंधित लोग चाहते हैं। हमको तो अब यही लगता है, क्योंकि अतीक अहमद के हत्यारे भी मीडिया के भेष में आए थे। उस समय से हम लोग परेशान हैं। हम मीडिया कर्मी बहुत ताकतवर लोग नहीं हैं, हम बहुत ही कम साधन संपन्न वाले व्यक्ति हैं, कमजोर लोग हैं और पुलिस प्रशासन के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर आप मुझे नहीं सूचनाओं को कंफर्म करेंगे तो आखिर कौन करेगा। तो अब हम मांग करने जा रहे हैं माननीय पुलिस कमिश्नर श्री गाबा जी से, माननीय डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के हैं उनसे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के सर्वे सर्वा हैं, और श्री केशव मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री हैं और प्रयागराज के नेता हैं, कि कृपया पत्रकारों की ये जो जेन्युइन समस्या है इसको समझिए और इसका निदान करिए। सिर्फ हमको सही सूचना कंफर्म करने का कोई कंट्रोल रूम बताइए, कोई अधिकारी इसका असाइन करिए कि आप इनसे सूचनाएं कंफर्म कर लीजिए। और पत्रकारों का उत्पीड़न जो अकारण हो रहा है बंद किया जाए। ऐसे ही एक उत्पीड़न एक पत्रकार ने पिछले महीने एक खबर चला दी थी कि अतीक अहमद से छीनी गई जमीन पे पुनः माफिया कब्जा कर रहे, उसका उत्पीड़न किया गया। हमको तो लगता है यही सब पूरा खुन्नस है जो संगठित रूप से अब सामने आ रहा है।
हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, निवेदन फिर करेंगे। धन्यवाद। सवाल है कि देखिए, ये हम लोगों का आपस का मसला है और कोई भी जो खबर होती है बिना कंफर्म करे दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसका प्रकाशन नहीं करना चाहिए। और बार-बार कार्यशाला करके, मीटिंग करके मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जब तक कोई खबर कंफर्म ना हो तब तक ना डाला जाए। खास तौर से न्यायालय का कोई अगर मसला है तो जब तक न्यायालय की आपको जानकारी ना हो तब तक उस पे कुछ मत करिए। अगर कोई किसी पे आरोप लगा रहा है तो अपनी तरफ से कुछ भी मत करिए। उसका जो आरोप है और वह भी उतना ही जितना कि एक सीमा के अंदर है। हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम किसी को चोर नहीं कह सकते, हम किसी को अनैतिक नहीं कह सकते और ना ही हम किसी को दोषी ठहरा सकते। तो हमको अपनी खबरों को जांचना चाहिए और जांचने के बाद ही व्यक्तिगत रूप से जब उसको पक्का कर लें कि ये खबर सही है, तभी अपने प्रकाशन में इसका प्रकाशन करें। धन्यवाद। कोलकाता कांड के बाद जहां हर कोई डॉक्टर से हमदर्दी दिखा रहा है और डॉक्टर को भगवान का स्वरूप माना जाता है, मगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे अब भगवान पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं डॉक्टर पर। यानी मगर डॉक्टर की बात करें तो एसआरएन अस्पताल में अक्सर ये देखा जाता है जहां डॉक्टर मरीज और परिजनों से मारपीट करते हैं। जहां कल डॉक्टरों ने मरीज से मारपीट परिजनों से की थी, जिसका वीडियो सामने आया था, जिसके बाद अब पुलिस ने अज्ञात के नाम मुकदमा दर्ज कर लिया है। मगर सबसे बड़ी बात है कि वीडियो में साफ डॉक्टर मारपीट करते दिख रहे हैं। अब देखना होगा इनकी गिरफ्तारी कब होती है या नहीं होती है, या अक्सर इसी तरह से ये मारपीट करते रहते हैं। एसआरएन का जिस तरह से मामला अक्सर सुर्खियों में रहता है, मगर अब यहाँ अस्पताल के ज़िम्मेदार भी इस बात को झुठला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वीडियो भी सामने है और एक महिला और उनके बेटों से मारपीट की गई थी जबकि वे इलाज कराने एसआरएन अस्पताल आए थे। इनको ज़रा सा बुज़ुर्ग महिला पर भी रहम नहीं आया और जमकर मारपीट की। और बता दें, भगवान का स्वरूप मानने वाले डॉक्टर हैवान बनने दिखाई दिए और अपनी हैवानियत दिखा रहे थे और यहाँ पर उनकी पिटाई कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अपनी एसआरएन में हैवानियत दिखाते रहेंगे। पर होके सर दवा कराने आया था अपने भैया के साथ, अपनी मम्मी के साथ। अभी शाम को 7 बजे सर डॉक्टर नेहा ने हमें लिखा कि एक दवा ले आओ, तो हम दवा लेके आए और रिपोर्ट लेके तो दिखाने गए। मैडम हम रिपोर्ट ले आए हैं, दवा आ गई है। मैडम ने कहा जाके बैठो, पर 2 डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे भाई छोटे भाई को गाली दे के बोले कि और पकड़ के मारने लगे हैं। तो हम लोग जब सुने तो दौड़ के मेरी मम्मी और हम लोग आए हैं। मैं सर एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ सर, कामतगिरी एकेडमी सपना के नाम से सपना में कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। पूरा मेरा ऑनलाइन सेंटर है। बहुत यहाँ एक तरफ प्रशासन शराबियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और सड़कों पर शराब पीने वालों पर नकेल कसी जा रही। तो ये ताज़ा तस्वीरें प्रयागराज जंक्शन के बाहर की है, जहाँ जंक्शन के बाहर कई शराब की दुकानें हैं और शराब की दुकानों के बाहर ही लोग जहाँ प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जबकि महिलाएं बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ से स्कूल ड्रेस में गुजर भी रहे हैं और यहीं पर खुलेआम शराब पी जा रही है और बियर का सेवन करते ये व्यक्ति दिख रहा है। अब देखना होगा कि इस पर किस तरह से लगाम कसता है और इन दुकानदारों पर जो खुलेआम सड़क पर खड़े होकर बेचने के बाद शराब पिलाते हैं। और स्टेशन का ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुलेआम शराब का प्रयोग करते ये व्यक्ति दिख रहा है और हाथ में बियर की बोतल लेके पी रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई ना रोकने वाला ना टोकने वाला। जब कैमरे को इसने देखा तो लेकर बियर खड़ा हो गया और पीने से रुक गया, मगर ये यहाँ पर खुलेआम इसी तरह से लोग दिन भर बियर और शराब पीते हैं, जिनको ना कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।